नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक खास किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं, लव विपासना। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मुझे लगता है एक गहरे अनुभव का दस्तावेज है। बिल्कुल। अकेलेपन से आत्म प्रेम की ओर और टूटन से संतुलन की तरफ एक सफर। और इस सफर को समझने में हमारी मदद करेगा इस किताब का सार, जो डॉक्टर दीपक ठाकुर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ने लिखा है। उन्होंने काफी अच्छे से इसके मुख्य बिंदुओं को रखा है, बहुत संवेदनशीलता से। तो जैसा हमने कहा, ये कोई मामूली प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक खोज है। सही। जो रिश्तों के उतार चढ़ाव, दर्द, वहां से शुरू होकर खुद के साथ एक गहरे जुड़ाव तक पहुंचती है, जिसे इनर इंटीग्रेशन कहते हैं। इनर इंटीग्रेशन, ये महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ। किताब ही नहीं लिखी, बल्कि आत्म प्रेम के विषय पर 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं। अच्छा। हाँ, रेड थाई करी और राधिका। ओके। और इन फिल्मों का संदेश भी मतलब कहीं ना कहीं यही गूंजता है कि सच्चा प्रेम और असली शक्ति तब उभरती है जब हम खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाते हैं। बिल्कुल, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरी यात्रा के जो मूल संदेश हैं, इसमें छुपे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं और जो जरूरी सीखे हैं, उनको थोड़ा खोलकर समझें। चलिए। तो सबसे पहले जो बात मुझे बहुत छूती है, वो है लेखिका की ईमानदारी। उन्होंने अपने जीवन के मुश्किल दौर, जैसे असफल रिश्ते, गहरा दर्द, अकेलापन, इन सब को बिना किसी लाग लपेट के साझा किया है। हाँ, ये हिम्मत की बात है। शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा जैसे ये सब कोई ईश्वरीय सजा हो। अक्सर लगता है ऐसा। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये दर्द असल में एक पुकार थी, भीतर देखने की, खुद को गहराई से समझने की। सही। और यहीं पर मुझे लगता है किताब का वो केंद्रीय सूत्र सामने आता है, जो शायद पूरी यात्रा का सार है। द वे इन इज द वे आउट। सुनने में बहुत सरल लगता है ना, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये कि जीवन की जो उलझने हैं, चाहे वो रिश्तों की हों या अपनी निजी, उनका जो स्थायी हल है, वो बाहर की दुनिया में या परिस्थितियों को बदलने में या दूसरों को बदलने में उतना नहीं है, जितना अपने अंदर उतरने में है। जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझना और संभालना सीखते हैं, तभी बाहर की राहें साफ होती हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और ये भीतर जाने की बात सिर्फ एहसास तक ही नहीं है। किताब इसे एक मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क में भी रखती है। 2 आंतरिक ऊर्जाओं का जिक्र है। एक शक्ति, जिसे स्त्री ऊर्जा कहा है, जो करुणा, इंट्यूशन, भावनाओं का प्रतीक है। राइट। और दूसरी है शिव, यानी पुरुष ऊर्जा, जो तर्क, अनुशासन, निर्णय क्षमता से जुड़ी है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इन दोनों का संतुलन या असंतुलन हमारे जीवन पर असर डालता है। और अगर इसे हम थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मनोविज्ञान में भी इसी तरह के संतुलन की बात होती है, जिसे इनर इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा। ये समझने की कोशिश है कि हम अपने अलग अलग हिस्सों को, जैसे सोचने वाला मन और महसूस करने वाला दिल, हमारी लॉजिकल क्षमता और हमारी इंट्यूटिव प्रवृत्तियां, इनको कैसे एक साथ ला सकते हैं, उनमें तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। तो ये शिव और शक्ति का संतुलन सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, स्थिर मन की मनोवैज्ञानिक जरूरत है। सही। करते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसका असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, हमारे काम, हमारी सेहत, सब पर पड़ता है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, तो रिश्ते अक्सर उलझ जाते हैं। बिल्कुल। किताब बताती है कि कैसे प्यार कभी कभी अनजाने में ही एक पावर गेम में बदल जाता है। हाँ, ये पावर गेम वाला हिस्सा काफी रिलेटेबल है। वो जानी पहचानी शिकायतें, जैसे मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, या फिर तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। ये बातें सुनने में बहुत आम लगती हैं, पर क्या ये सिर्फ ऊपरी झगड़े हैं? इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बाहरी बर्ताव की नोकझोंक है, या इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न काम कर रहे हैं? मनोविज्ञान इन्हें असुरक्षित अटैचमेंट पैटर्न से जोड़कर देखता है। अच्छा। किताब में मुख्य रूप से 2 तरह के पैटर्न का जिक्र है, जो इस पावर गेम को हवा देते हैं। कौन से? पहला है एंग्शियस अटैचमेंट, जहां व्यक्ति रिश्ते में बहुत ज्यादा इमोशनल निर्भरता दिखाता है, लगातार असुरक्षित महसूस करता है और साथी से चिपकने की, मतलब क्लिंगीनेस की प्रवृत्ति रखता है। ओके। दूसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट।
इसमें व्यक्ति इमोशनली दूरी बनाता है, अच्छा। अपनी जरूरतें खुलकर नहीं बताता, गुस्सा या उदासीनता दिखाता है और कई बार जरूरत से ज्यादा आत्मनिर्भर यानी हाइपर इंडिपेंडेंट होने का मुखौटा पहन लेता है। हाँ, ये दोनों ही मुश्किल लगते हैं। हाँ, मुश्किल है। और यहाँ समझने वाली बात यह है किताब के अनुसार कि इस पावर गेम का असली समाधान साथी को बदलने की कोशिश करने या बाहरी हालात को ठीक करने में उतना नहीं है, हाँ, जितना अपने भीतर उन असुरक्षित पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें बदलने में है। अच्छा, मतलब काम खुद पर करना है। बिल्कुल। आंतरिक संतुलन और भावनात्मक सुरक्षा की भावना विकसित करना वही कुंजी है। जब हम अंदर से स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं तो रिश्तों में ये खींचतान अपने आप कम होने लगती है। तो अगर ये गहरे पैटर्न्स हैं, तो इन्हें बदलने का रास्ता क्या है? यहीं पर किताब विपासना मेडिटेशन को एक बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में सामने लाती है। विपश्यना। हाँ, विपश्यना का अर्थ समझाया गया है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे है, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। सही, साक्षी भाव। हाँ, बिल्कुल। यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को बस एक गवाह की तरह देखना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उनसे उलझे। बिल्कुल। और विपश्यना सिर्फ एक पारंपरिक ध्यान विधि ही नहीं है, इसके मनोवैज्ञानिक लाभों पर अब काफी शोध हुआ है। अच्छा? हाँ, ये पाया गया है कि इसके नियमित अभ्यास से चिंता और अवसाद मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आ सकती है। ओके। ये गुस्सा और मन के आवेगों मतलब एंगर और इम्पल्सिविटी को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करता है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि विपासना हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे दिमाग की क्षमता कि वो अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सके, नए रास्ते बना सके। अच्छा। जब हम विपासना में बिना प्रतिक्रिया दिए अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं तो हम असल में पुरानी जो रिएक्टिव आदतें होती हैं, जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, उन्हें कमजोर कर रहे होते हैं और शांत संतुलित प्रतिक्रिया के नए रास्ते बना रहे होते हैं। ये सचमुच हमारे दिमाग को धीरे धीरे रीवायर करने जैसा है। वाह। तो ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक थेरेपी है जो हमें अपने मन के कामकाज को समझने और बदलने का जरिया देती है। तो ये पूरी आंतरिक यात्रा जिसमें दर्द से गुजरना, पैटर्न समझना और विपासना जैसे साधन का इस्तेमाल करना शामिल है, इसके लिए किताब एक मजबूत रास्ते के तौर पर 5 सूत्र या सिद्धांत देती है। हाँ, 5 सिद्धांत। इन्हें थोड़ा रुककर साफ तौर पर समझते हैं। पहला सूत्र है सजगता, अवेयरनेस। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के जो दोहराव वाले पैटर्न हैं, उनको पहचानना। बिना जागरूकता के बदलाव मुमकिन नहीं। सही। दूसरा है संतुलन, बैलेंस। दिल और दिमाग के बीच, भावना और तर्क के बीच एक तालमेल खोजना, ना सिर्फ भावनाओं में बह जाना, ना सिर्फ सूखे तर्क में अटक जाना। बिल्कुल। तीसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। ये थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। हाँ, लेकिन इसका मतलब उदासीनता नहीं है। नहीं, चीजों, लोगों या नतीजों से अनासक्त होना, पकड़ को ढीला करना ताकि हार जीत का असर हमारी शांति पर ज्यादा ना पड़े। इसे बिना कड़वाहट की स्वीकार करना सीखना। सही कहा। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। चौथा है धैर्य या जुझारूपन, रेजिलियंस। मुश्किलों और दर्द को अंत न मानकर उन्हें सीखने का अवसर मानना, गिरकर वापस उठने की क्षमता, दर्द को एक शिक्षक की तरह देखना। बहुत जरूरी। और 5वां जो शायद इन सब का आधार है, वो है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। हाँ। खुद को अपनी कमियों और खूबियों के साथ बिना शर्त स्वीकार करना, अपनी देखभाल करना, अपने प्रति दयालु होना। ये 5 सूत्र महज शब्द नहीं है। हाँ। आप देखिए तो एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। अवेयरनेस हमें बताती है कि कहाँ बैलेंस बिगड़ा है। सही। बैलेंस साधने के लिए अक्सर डिटैचमेंट की जरूरत पड़ती है नतीजों से, दूसरों की राय से। ये डिटैचमेंट हमें मुश्किलों में टिके रहने की ताकत देता है, यानी रेजिलियंस बढ़ाता है। अच्छा। और जब हम खुद को जागरूकता, संतुलन, वैराग्य और धैर्य के साथ संभालते हैं तो स्वाभाविक रूप से सेल्फ लव गहरा होता है। ये तो एक पूरा साइकिल है। बिल्कुल। ये एक चक्र की तरह है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आत्म खोज की राह पर टिकाए रखता है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अभ्यास में लाने के लिए है। किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो बहुत गहराई तक छूती हैं। मैं उनमें से कुछ साझा करना चाहूंगी। जरूर। थोड़ा ठहरकर इन्हें महसूस करने की कोशिश करते हैं। पहली पंक्ति है, लव टुक मी टू विपासना
एंड विपासना टुक मी टू लव। कितना कुछ कह देती है ये एक लाइन। प्यार की खोज शायद बाहरी प्यार की उससे विपासना तक ले गई, और विपासना के गहरे अनुभव ने उसे सच्चे प्यार तक पहुंचाया, शायद खुद से प्यार या प्रेम के एक ज्यादा गहरे निस्वार्थ रूप तक। हाँ, प्रेम की परिभाषा ही बदल गई शायद। हाँ, दूसरी, इनटू मी आई सी, दैट इज इंटिमेसी। वाह। यानी इंटिमेसी का मतलब सिर्फ किसी और के करीब जाना नहीं, बल्कि पहले अपने भीतर झांकने की क्षमता, खुद को देखने और समझने की हिम्मत। जब हम अपने अंदर देख पाते हैं, इनटू मी आई सी, तभी शायद हम किसी और के साथ सच्ची इंटिमेसी, वो गहरा जुड़ाव बना सकते हैं। बहुत सुंदर, इंटिमेसी का ये अर्थ। हाँ, और तीसरी, When we unite Shiva and Shakti within, the war ends. जब हमारे भीतर की वो तार्किक शिव और भावनात्मक शक्ति ऊर्जाएं संतुलन में आती हैं, जब वे एक होकर काम करती हैं, तो हमारे अंदर चलने वाला वो युद्ध, वो खिंचतान खत्म हो जाती है, एक शांति आ जाती है। ये पंक्तियां सच में पूरी किताब के दर्शन को अपने में समेट लेती हैं। हाँ। पहली पंक्ति पूरी यात्रा का नक्शा खींचती है, दर्द से खोज, खोज से साधन और साधन से समाधान तक। बिल्कुल। दूसरी पंक्ति इंटिमेसी को एक क्रांतिकारी अर्थ देती है, उसे बाहरी से हटाकर आंतरिक जागरूकता से जोड़ती है। सही। और तीसरी पंक्ति उस अंतिम लक्ष्य, आंतरिक शांति और एकीकरण, इनर इंटीग्रेशन की ओर इशारा करती है। ये तीनों मिलकर उसी एक सत्य को रेखांकित करती हैं कि भीतर की यात्रा ही वास्तविक परिवर्तन लाती है। अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो हम इस किताब के सार से सीख सकते हैं? पहली, कि जीवन का दर्द या दुख जरूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शक्तिशाली कैटलिस्ट हो सकता है, एक गाइड जो हमें खुद की गहराइयों में उतरने और जरूरी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। सही। दूसरी बात, हमारे रिश्ते, खासकर वो जिनमें बार बार टकराव होता है, वे अक्सर हमारे अपने अंदरूनी असंतुलन और अनसुलझे मुद्दों का आईना होते हैं। रिफ्लेक्शन। हाँ, उन्हें सिर्फ बाहरी समस्या समझना शायद अधूरा हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरी, कि सच्चा प्यार, सच्ची शांति और संतुष्टि, वो किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या उपलब्धि में खोजने से ज्यादा स्थायी रूप से तब मिलती हैं जब हम अपने भीतर जागरूकता, संतुलन और सेल्फ एक्सेप्टेंस विकसित करते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। केंद्रीय विचार यही है कि आंतरिक जगत बाहरी जगत को रचता है। जब हम अंदर से हील करते हैं, जब हम अपने भावनात्मक घावों को भरते हैं और अपने मन को संतुलित करते हैं, तो हमारे बाहरी अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी प्रतिक्रियाएं, यहाँ तक कि हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए ये किताब सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की उलझनों से जूझ रहे लोगों के लिए ही नहीं है। नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो जीवन में भटका हुआ महसूस करता है, जो खुद से कटा हुआ महसूस करता है, या जो बस अपने अंदर ज्यादा शांति, स्पष्टता और संतुलन खोजना चाहता है। ये एक तरह से आंतरिक उपचार और आत्मखोज की दिशा में एक संवेदनशील गाइड की तरह काम करती है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। क्या ये संभव है कि दूसरों के साथ सच्ची इंटिमेसी, वो गहरा और प्रामाणिक जुड़ाव हम तभी बना पाते हैं जब हम पहले अपने ही मन, अपनी भावनाओं और अपनी आत्मा के साथ एक गहरा सच्चा रिश्ता कायम कर लें? सोचने वाली बात है। या शायद ये कि जीवन चाहे कितना भी उथल-पुथल भरा क्यों न लगे, हमारे भीतर शांति और संतुलन पाने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। बस शर्त इतनी है कि हम ईमानदारी से अंदर देखने को तैयार हों। बिल्कुल। इसी चिंतन के साथ आज के लिए बस इतना ही।